तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो चलिए बच्चों, सर्कुलर मोशन एक्चुअली में फर्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर motion. What is uniform circular motion? When the body revolves on a circular path. When the body revolves on a circular path with constant speed, then the motion of a body is called uniform circular motion. जब बच्चों कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तब अपन उस बॉडी के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होना जरूरी है। भले ही स्पीड कांस्टेंट होगी पर वेलोसिटी वेरिएबल होगी, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। तो जब बॉडी मान लीजिए ये ए पोजीशन पर है, यहाँ पर है, तो इसकी वेलोसिटी ऐसी होती है, यहाँ पर ऐसी होती है और यहाँ पर ऐसी होती है। मतलब कहने का मतलब कि जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल होती है। दिवाली में आप लोग जब वो चरखी चलाते हैं तो आपने देखा है उसमें जब आप आग लगाते हैं तो जो फायर करने पर जो पार्टिकल्स बर्न होकर निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं? टेंजेंशियल, बिल्कुल ऐसे। तो when the body revolves on a circular path with constant speed, then the motion of a body is called uniform circular motion. In uniform circular motion, the speed of a body, it remains constant, but velocity, it is always variable, and the direction of velocity, it is always tangential. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज होता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी में चेंज होगा तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसलिए जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो उस पर उसमें एक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी फिलहाल जब ये बॉडी ए से बी पर पहुंची है और इसको टाइम लग रहा है टी, तो इतने टाइम में ये सेंटर पर एक एंगल इंटरसेप्ट करती है। जब बॉडी ए से बी पर पहुंची है सपोज टी टाइम में, तो उसने सेंटर पर एक एंगल इंटरसेप्ट किया है। इस एंगल को बोलते हैं बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक टर्म आती है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं बच्चों। So when the body revolves on a circular path, then the angle intercepted by arc traveled by body in time t at center is called angular displacement. मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों सिंपल क्या है? एंगल है। और एंगल को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? एसआई सिस्टम में, रेडियंस में। इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट रेडियंस होती है, एसआई यूनिट। हालांकि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका? m0 l0 t0। क्यों होगा? क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क को भी आप लेंथ के टर्म्स में मेजर करोगे और रेडियस को भी लेंथ के टर्म्स में। लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो जाएगा।
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। फिर एक नेक्स्ट डेफिनेशन बनती है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बच्चों वेलोसिटी होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट traveled by body per unit time is called angular velocity। भाई आप यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन टी। व्हाट इज थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टी टाइम, और टी के लिए वैल्यू 1 कर दी तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। मतलब एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो 1 सेकंड में ट्रेवल हुआ है। Thus, the angular displacement traveled by body per unit time is called angular velocity. It is denoted by omega, Greek letter है बच्चों, W के समान बनता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन मैंने बताई आपको, ये इसका फॉर्मूला होगा। यदि मैं इसमें पूछूं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, तो सिंपल थीटा का तो होता ही है डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 l0 t0 अपॉन t। तो ओमेगा इज इक्वल टू m0 l0 t माइनस 1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। यूनिट ऑफ ओमेगा, ऐसा यूनिट क्या बोलोगे, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट फोर्थ, सॉरी थर्ड, एक टर्म आती बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्सेलरेशन होता है ना बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू थीटा अपॉन डी, ये डी थीटा अपॉन डी टी भी होता है। व्हाट इज डी थीटा, चेंज इन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी इन शॉर्ट टाइम dt, angular displacement travel by body per unit time is called angular velocity. Similarly, angular acceleration, the rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Means angular acceleration alpha is equal to omega upon t और d omega upon dt। रेट का मतलब होता है पर सेकंड, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है और शॉर्ट टाइम dt में उसके एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, d ओमेगा। तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा, d ओमेगा अपॉन dt। बच्चों ये भी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ये भी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन ये कितने में चेंज है, शॉर्ट टाइम dt में, और ये कितने में चेंज है, इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन,
rate of change of angular velocity is called angular acceleration. तो डेफिनेशन बताई मैंने, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यदि मैं बोलूं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा का आपने डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर देखा m0 L0 t-1/t। तो इसका मतलब अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 t-2। यदि मैं इसकी यूनिट पूछूं, यूनिट क्या बोलोगे आप? यूनिट ऑफ अल्फा, तो ओमेगा की यूनिट क्या थी? रेडियन पर सेकंड, और यहाँ पर सेकंड, तो इसलिए इसकी यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट बच्चों, मुझको बताना चाहिए रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Relation between theta and s. Relation between linear displacement and angular displacement. चलिए पहले s लिख देते हैं और यहाँ पर थीटा लिख देते हैं। What is s? Linear displacement, and what is theta? Angular displacement. तो मान लीजिए बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है, इनिशियली a पर है और t टाइम में यहाँ पर पहुंची b पर। तो ये a से b उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है s। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना उसका? s। और सेंटर पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और सर्कुलर पाथ का रेडियस है r। यदि मैं बोलूंगा आपसे एंगल, तो आप क्या बोलेंगे? r अपॉन रेडियस। एंगल हो गया थीटा, r हो गया ab, जो अप्रोक्सीमेटली s के इक्वल होगा, तो s थीटा r। यदि थीटा स्मॉल हो तो r ab और s में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अभी तो मैंने ज्यादा करके आपको बनाया, दिखाया कि क्लियर दिखे, अदरवाइज ये थीटा स्मॉल होता है। तो फिर इसका मतलब s इज इक्वल टू थीटा इंटू r। मतलब क्या रिलेशन मिला? लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट into radius of circular path. फिर next, relation between linear velocity and angular velocity. Relation between linear velocity and angular velocity. तो बच्चों, व्हाट इज ओमेगा? इट इज d थीटा अपॉन dt। ओमेगा का हमने फॉर्मूला देखा था, d थीटा अपॉन dt। और थीटा क्या होता है, या जरूरत नहीं है आपको, यदि रिलेशन बताना है डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो और थोड़ा सिंपल हो जाएगा। लीनियर, अब इनका मालूम है s इज इक्वल टू थीटा इंटू r। डिफरेंशिएट कर दो दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में, ddt ऑफ s, यहाँ पर ddt ऑफ थीटा इंटू r। ये ds अपॉन dt जो होता है बच्चों, ये होता है वेलोसिटी। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर v आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर रेडियस, सर्कुलर पाथ पर जिस पर बॉडी रिवॉल्व कर रही है उसका रेडियस कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो r जो है कांस्टेंट कॉमन आ गया,
ये जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। भाई आर कांस्टेंट, डी थीटा अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन में अपन ऐसे करते हैं ना, डी डी एक्स कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, कांस्टेंट को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आर जो है वो कांस्टेंट कॉमन आ गया। अब डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू होता है ओमेगा, तो इसलिए v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा, या v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r। तो हमने रिलेशन ड्राइव किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सेम लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये रिलेशन मिले हैं बच्चों अपन को। शॉर्ट टाइम के लिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, ताकि आप लोगों को कुछ नोट करना है तो आप अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हमको देखना चाहिए रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration। आप सबको पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन हम लोग ए से डिनोट करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। अब अभी हमने रिलेशन ड्राइव किया था v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r, तो ddt ऑफ v ddt ऑफ ओमेगा इनटू r। हमको पता है बच्चों dv बाय dt होता है a एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिर ddt ऑफ ओमेगा इनटू r, जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगी तो उसका रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्वांटिटीज कॉमन आ जाती है, तो r कांस्टेंट और ये बचेगा d ओमेगा अपॉन dt। तो इसका मतलब लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू r इनटू अल्फा d ओमेगा बाय dt, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से a इज इक्वल टू अल्फा इनटू r, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद मुझे जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग p से डिनोट करते हैं, और टाइम पीरियड की डेफिनेशन होती है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय t and it is measured in second। वन रिवॉल्यूशन में जितना भी टाइम अपन SI सिस्टम यूज करते हैं, और SI सिस्टम में टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। फिर नेक्स्ट टॉपिक मुझे आप लोग को डिस्कस करना चाहिए, और वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बच्चों लोग एन से डिनोट करते हैं या ईटा से। ईटा मतलब एन भी समान होता है, इसमें थोड़ा सा इसको और ज्यादा खींच देते हैं, पर अपन जनरली स्मॉल एन यूज कर लेते हैं। यदि डेफिनेशन बोली जाए फ्रीक्वेंसी की सर्कुलर मोशन के हिसाब से, तो हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय बॉडी पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में बॉडी जितने रिवॉल्यूशन करेगी, उन रिवॉल्यूशंस को अपन बोलेंगे उस गिवन बॉडी की फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय बॉडी पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो
It is denoted by n and its unit is per second. भाई 10 रिवॉल्यूशंस कर रही है 1 सेकेंड में, तो 10 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड या साइकिल्स पर सेकेंड। तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए हम लोग यूनिट यूज करते हैं, यूनिट साइकिल्स पर सेकेंड। और डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, लेकिन जब मेरी लाइव क्लास रहती है उसमें मैं डिक्टेट करता हूँ, बच्चे नोट करते हैं। तो आपको अभी मैं यदि डिक्टेट करके दी आपको जैसे मैं बता रहा हूँ उसी को आप सुनकर आप नोट कर सकते हैं, तो आपके नोट्स बनते जाएंगे। जैसे मैंने डेफिनेशन आपको बताई, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो आपको लिखना चाहिए टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय बॉडी पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर बच्चों इसकी यूनिट होती है साइकिल्स पर सेकंड। अब हमको बच्चों देखना है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। रिलेशंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग बच्चों n से नोट कर रहे हैं और n रिवॉल्यूशंस 1 सेकेंड में। मान लीजिए किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी n है, इसका मतलब ये हुआ कि वो n रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रही है 1 सेकेंड में। तो 1 रिवॉल्यूशन कितने टाइम में करेगी, 1/n सेकेंड में। क्या किया मैंने, सिंस एंड देयरफॉर, since n revolutions completed by body in 1 second, therefore 1 revolution is completed by body in 1/n second। अब 1 revolution के लिए जो टाइम लगता है उसको तो अपन टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन हुआ, t is equal to 1/n। तो इस तरीके से इनके बीच में जो रिलेशन होता है t is equal to 1/n, क्या इसी को आप बोल सकते हो n is equal to 1/t, या इसी को आप बोल सकते हो n into t is equal to 1। तो ये रिलेशन होता है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब मुझे रिलेशन बताना चाहिए, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट बच्चों, रिलेशन बिटवीन ओमेगा टी एंड एन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमको पता है बच्चों ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है और टी टाइम में मान लीजिए उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा। यदि पूरे 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दे तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बोलोगे आप, कितना एंगल इंटरसेक्ट करेगी सेंटर पर। यदि पूरा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दे तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसी को तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 360 डिग्री। लेकिन रेडियंस में अपन उसको क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियंस। एंगल को अपन रेडियंस में मेजर करते हैं ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो इसलिए 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 2 पाई रेडियंस, क्योंकि अपन रेडियंस में लिखेंगे। अपन ऐसा ही सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, इसलिए। और 1 रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड।
तो यदि हम लोग बोलते हैं फॉर वन रिवॉल्यूशन, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की जगह 2 पाई और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी। मतलब रिलेशन मिल गया हमको, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ये रिलेशन बच्चों बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। अब जब मैंने आपको रिलेशन बता दिया है ओमेगा इज इक्वल टू, मैंने बोला इन वन रिवॉल्यूशन, तो वन रिवॉल्यूशन में आपने क्या लिखा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। लेकिन 1 बाई टी तो n होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई n। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी भी होता है और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n भी होता है। कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड और n मतलब फ्रीक्वेंसी। ये हो गया बच्चों रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मुझे बच्चों आप लोग से डिस्कस करना चाहिए वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये कौन सा एक्सेलरेशन है भाई? जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है और वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है जो हमेशा होता है टुवर्ड्स सेंटर। इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमको अब नेक्स्ट वही टॉपिक डिस्कस करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है बच्चों आप लोग की हेडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है, यदि कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रही है तो भले उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है पर वेलोसिटी में तो चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये होता है बच्चों रेडियल एंड इनवर्ट्स। रेडियल का मतलब रेडियस के डायरेक्शन में और इनवर्ट्स का मतलब टुवर्ड्स सेंटर। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। When the body revolves on a circular path, then acceleration produces in the body, which is always radial and inwards, is called centripetal acceleration. तो बच्चों यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये बॉडी है और सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है। जिस वक्त वो यहाँ पर है ए पॉइंट पर तो उसकी ये वेलोसिटी होगी v1 और ई टाइम आफ्टर ए से v पर पहुंच रही है तो उसकी वेलोसिटी ये मानी जाएगी, इसको बोलेंगे v2। तो बॉडी जब ए से v पर पहुंची है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वो v1 से कितना हो गया v2। और सेंटर पर जो एंगल इंटरसेप्ट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो है थीटा। तो अब हमको एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करना है। एक्सेलरेशन बच्चों होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है।
और यदि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आपको ये मॉड फाइंड करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। हालांकि जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है तो उसकी वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्पीड। वेक्टर्स को बार लगा कर रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यदि उसके ऊपर बार नहीं लगा है इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो ये दोनों क्या थे? वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड बोला है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड। तो डेफिनेटली v1 और v2 दोनों के मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होंगे? इक्वल टू स्पीड v। अब बच्चों हमको यदि एक्सेलरेशन फाइंड करना तो पहले हमको चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना चाहिए, v2 बार माइनस v1 बार, मतलब वेक्टर्स को हमको सब्ट्रैक्ट करते बनना चाहिए। और वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना मैंने आपको सिखाया है, वेक्टर्स के वीडियो में देख लीजिए आप। तो आप v2 माइनस v1 कैसे करेंगे? तो पहले जो फर्स्ट वेक्टर है उसका लाइन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, v2 की जगह पर v2, फिर माइनस v1 की जगह v1 वेक्टर, तो ये v1 वेक्टर आ गया। फिर v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट वेक्टर का लाइन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, माइनस साइन में यहाँ शिफ्ट करते तो प्लस हो जाता है, जैसे यहाँ माइनस आता है इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, और इसको अपन लिखते हैं माइनस ऑफ v। ये v1 वेक्टर है और ये माइनस v1 वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स को हमको ऐड करना है, तो ऐड करने का मेथड क्या है? फर्स्ट वेक्टर का लाइन वेक्टर ड्रॉ करूं, फिर सेकंड वेक्टर का भी लाइन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसका टेल कहां रखते हैं? ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट, जिसको बोलते हैं माइनस ऑफ v1। फिर इनका रिजल्टेंट कहां से कहां होता है बच्चों? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, ऐसा। इसको क्या लिखेंगे अपन? v2 प्लस माइनस v1 प्लस इंटू माइनस माइनस। तो कुल मिलाकर हमको ये मिला चेंज इन वेलोसिटी। और यदि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, लेंथ, तो वो कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये और एक लाइन ये 1 और ये 2, इनके बीच का एंगल थीटा। तो इनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, 1 की परपेंडिकुलर ये 1 डैश और ये 2 की परपेंडिकुलर 2 डैश, इनके बीच का एंगल भी थीटा होगा। कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो इनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूरा 11th से लेके 12th तक बहुत सारे डेरिवेशन और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में इस कॉन्सेप्ट की बहुत जबरदस्त हेल्प मिलती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अभी मैं समझाता हूं कैसे, लेकिन रट लीजिए, कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल थीटा होगा तो इनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है इनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। चलिए मत मानिए थीटा, x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए, 2 डैश जो है वो 2 पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये कितना हुआ? 90। अब इस ट्रायंगल में इन तीनों एंगल्स का समेशन कितना होगा? थीटा प्लस y प्लस 90 इज इक्वल टू 180। भाई कभी भी किसी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल्स का समेशन कितना होता है? 180। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू
90 को ट्रांसफर कर दीजिए, 180 माइनस 90 कितना जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये y की वैल्यू आ गई। अब 1 डैश जो है वो 1 पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये x और y, x प्लस y क्या होना चाहिए, 90, x और y का समीशन कितना होगा, 90, 1 डैश 1 पर परपेंडिकुलर है, लेकिन y की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, x प्लस y कितना होगा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90, 90 90 कैंसिल, x इज इक्वल टू थीटा। मैंने प्रूफ कर दिया कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल थीटा हो तो इनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को रट लीजिए। अब यहां पर देखिए तो आपको दिख रहा है OA और OB, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये OA क्या है, रेडियस, OB क्या है, रेडियस, ये दोनों रेडियस के बीच का एंगल थीटा। V1 क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंशियल, और टेंजेंट हमेशा रेडियस पर कैसा होता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब V1 जो है वो OA की क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और V2 क्या हुआ, OB के परपेंडिकुलर। तो जब ये दोनों रेडियस, दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो इनकी परपेंडिकुलर लाइंस मतलब V1 और V2 इनके बीच का एंगल भी थीटा होगा। तो स्वाभाविक है ये माइनस V1 है, ये डायरेक्शन किसका था, V1 का, और ये डायरेक्शन किसका है, V2 का। तो V1 और V2 के बीच का एंगल क्या हुआ, थीटा। जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पर ये एंगल है तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क का मतलब ये लेंथ, और ये लेंथ क्या है, V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड, मॉडुलस ऑफ V2 माइनस V1। तो इसको अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ V2 माइनस V1। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल है। एक्चुअली ये लेंथ है क्या, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड माइनस V1 का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, V2 का मैग्नीट्यूड, और दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, स्पीड के, जिसको हमने पहले ही बोला है v। तो एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अपॉन v, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमको क्लियर दिख रहा है बाय डायग्राम, if angle is equal to theta, if angle is equal to theta, then arc is equal to mod of V2 minus V1, and radius is equal to mod of V1 or mod of V2 is equal to of V। यदि हम इसको एंगल बोलते हैं तो आर कितना दिख रहा है, V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड, और रेडियस मतलब या तो ये लाइन या ये लाइन, ये लाइन भी क्या कहलाएगी, V1 का मैग्नीट्यूड, ये लाइन क्या कहलाएगी, V2 का मैग्नीट्यूड, और V1 और V2 का मैग्नीट्यूड V होता है। तो इसलिए एंगल थीटा इज इक्वल टू आर V2 माइनस V1 अपॉन V, मतलब मॉड V2 माइनस V1 is equal to theta into v। लेकिन हमको तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन t। तो हम इसको t से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो ये जाएगा मॉड ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन t, ये जाएगा थीटा इनटू v अपॉन t। इससे बाय 1 मॉड ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन t को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
एक्सेलरेशन, जैसे यहाँ टू वर्टिकल लाइन के बीच में वेक्टर था, मैंने भी वैसा लिख दिया, बस टू लाइन नहीं ड्रॉ की और ऊपर भी लाइन नहीं लगाई थी। क्या बता रहा हूं मैं? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। और इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी क्या होता है बच्चों? ओमेगा इनटू ऑफ वी। इसका मतलब हमको एक्सेलरेशन जो है उसका फॉर्मूला मिला है A इज इक्वल टू v इंटू ओमेगा। इसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमको फॉर्मूला मिला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू v इंटू ओमेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने प्रूफ किया था v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r। तो इसलिए A इज इक्वल टू इस v की जगह ओमेगा इंटू r लिख दीजिए, इंटू ओमेगा। ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो हमको एक और फॉर्मूला मिल गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और इसी में यदि हम v इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू r, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। तो इस ओमेगा की जगह v बाय r यदि हम लिखेंगे स्क्वायर है इंटू r, ये a इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू r, एक r कैंसिल, तो a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। तो इस तरीके से बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है v ओमेगा, एक फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू r, और एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय r। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका डायरेक्शन हमेशा होता है रेडियस के डायरेक्शन में, हमेशा होता है टुवर्ड्स सेंटर, और इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चों मैं साइड में हट गया हूं ताकि आपको पूरा डेरिवेशन यदि नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको AC से भी डिनोट करते हैं, AC। इसके आगे अपन ने तीन फॉर्मूले देखे, एक v ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर इनटू r, और एक v स्क्वायर बाय r। ये तीनों ही फॉर्मूले यूज होते हैं और आपको तीनों ही फॉर्मूले रट लेना चाहिए। व्हाट इज v? लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो कुल मिलाकर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इसके तीन फॉर्मूले आपको मिले, इसमें आपको समझ जाना चाहिए ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ये हमेशा रेडियल होता है और कहाँ होता है? टुवर्ड्स सेंटर। जब बॉडी यहाँ होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका डायरेक्शन ऐसा होगा टुवर्ड्स सेंटर। जब बॉडी यहाँ होगी तो यहाँ होगा, जब बॉडी यहाँ होगी तो यहाँ होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसका डायरेक्शन हमेशा होता है टुवर्ड्स सेंटर। इसका मतलब जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है और उसमें एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उस पर फोर्स भी लगता है, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी का कुछ तो मास होगा और बॉडी में एक्सेलरेशन भी है, इसका मतलब बॉडी पर क्या लगा है? फोर्स। और ऐसे फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका डायरेक्शन भी बच्चों हमेशा होता है टुवर्ड्स सेंटर। तो नेक्स्ट टॉपिक मुझे वही बताना है आपको, और वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब फोर्स बोला है Fc तो m इंटू AC। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग Fc से डिनोट करते हैं, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका डायरेक्शन में हमेशा कैसा होगा? रेडियल एंड इनवर्ट्स टुवर्ड्स सेंटर। जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले हैं तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के भी तीन फॉर्मूले होने चाहिए।
तो AC की वैल्यू यहाँ रख दो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू v इंटू ओमेगा, और m ओमेगा स्क्वायर r और mv स्क्वायर बाय r। तो ये होगा बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने फॉर्मूला तो बताया है आपको, तीनों फॉर्मूले बताए, एम बी ओमेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम बी स्क्वायर बाय आर, ये तीनों रट लीजिए, रटना पड़ेंगे। पर बच्चों जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो उस पर डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तभी बॉडी रिवॉल्व करेगी, या उसका उल्टा, जब बॉडी रिवॉल्व कर रही है मतलब तय है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रोड्यूस होता है, कोई डिफरेंट फोर्स होता है वो कन्वर्ट होता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। जैसे इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशंस आपको समझाने वाला हूं। आप लोगों को मालूम है एटम, और एटम में सेंटर पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होने की वजह से न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, क्या लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच के कहां जाना चाहिए, न्यूक्लियस पर गिर जाना चाहिए। और यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर गिर गया तो फिर एटम नहीं रहेगा। जो आपने अभी तक एटम पढ़ा है वो थ्योरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी आपने ये थ्योरी पढ़ी है कि एटम होता है, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर गिर जाएगा तो एटम नहीं रहेगा। जब एटम नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा तो सब्सटेंस नहीं होगा, बॉडी नहीं होगी, मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहेंगे। लेकिन हमको मालूम है हम सब हैं, सब्सटेंस है, बॉडी है, मॉलिक्यूल है, एटम है। इसका मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, गिरा नहीं है। क्यों नहीं गिरा, उसके ऊपर तो न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा था, इसलिए नहीं गिरा क्योंकि वो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था ना वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया है उस ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा था उसको रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड था सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फोर्स कन्वर्ट हो गया किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। ऐसे ही आपको मालूम है सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं करोड़ों सालों से, अरबों सालों से। तो बच्चों वो सन जो है वो प्लैनेट्स के ऊपर क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। प्लैनेट को खींच के कहां चले जाना चाहिए, सन पर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, उनको रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से प्रोड्यूस होता है, तो सन प्लैनेट्स के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। प्लैनेट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस पर रिवॉल्व करने के लिए उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में, इसलिए प्लैनेट रिवॉल्व करता रहता है अराउंड सन। सेम सैटेलाइट्स के साथ होता है, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता रहता है, उसको भी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड करता है, तो उसके ऊपर जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है वो कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। ये तो मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल, मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे आपको
एग्जाम्पल्स भी बताने वाला हूँ, उससे रिलेटेड डेरिवेशंस। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो तो अपन देखेंगे उसको। पर आप लोग जब इतना वीडियो का एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो थोड़ा तो बच्चों आप लोग की भी ड्यूटी बनती है कि वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें, मुझे भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, तो मुझे भी मजा आएगा। मैं भी चाहता हूं कि आप सब लोग को बढ़िया खूब पढ़ाऊं तबीयत से। एक बार मैं आप लोग को ये करूं, फिर देखो आप लोग को अभी और मैं डिफरेंट प्लेलिस्ट ये कंप्लीट होने के बाद एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्लेलिस्ट दूंगा मैं आपको, न्यूमेरिकल्स की। बहुत सारी चीजें मन में है, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे डिफरेंट मिलेगी, पर थोड़ा आप लोग भी थोड़ा सा वो जरा कुछ तो करा करो यार बच्चों। ओके ठीक है, अपन बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।